देव सिद्धू नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी सी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, प्री सीमेंट यानी डिलिमिटेशन क्या है और विपक्ष ने विधेयक को क्यों रोक रखा है। दोस्तों, अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाने और देश में नया प्री सीमेंट कराने से संबंधित विधेयक लेकर आई। इस पर हम चर्चा करेंगे खुलकर। सरकार को लोकसभा में 298 वोट मिले, फिर भी विधेयक पारित नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष के 230 सांसदों ने इसका विरोध किया और संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं मिला। आखिर प्री सीमेंट क्या है, इससे किसे लाभ होगा और विपक्ष इससे क्यों डर रहा है, आइए समझते हैं दोस्तों हम एक एक करके। प्री सीमेंट अर्थात जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं दोस्तों। पहला, प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरा, एक राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं या जनसंख्या की संख्या यथासंभव समान रखना पड़ेगा, एक समान। तीसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार सीटें आरक्षित होंगी। सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो एक सांसद अगर किसी क्षेत्र के 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा 30 लाख का, तो दोनों मतों का व्यवहारिक मूल्य समान नहीं रहता। प्री सीमेंट इस असमानता को कम करने का प्रयास है दोस्तों। भारत में प्री सीमेंट आयोग 1952, 1963, 1973, 2002 में आया था दोस्तों। राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का वर्तमान वितरण मूल रूप से 1971 की जनगणना पर स्थिर है दोस्तों। आज के दिन 1976 के 42वें संशोधन द्वारा सीटों की संख्या पर रोक लगाई गई थी ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान न हो। 2002 में अंतिम राष्ट्रव्यापी प्री सीमेंट आयोग बना। उसे 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और SC/ST आरक्षण बदला, लेकिन राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का अनुपात नहीं बदला। उसके आदेश 2008 में लागू हुए। निर्वाचन आयोग प्री सीमेंट आदेश 2008 अप्रैल 2026 में सरकार 3 संबंधित विधेयक लाई थी। इनके अंतर्गत लोकसभा की अधिकतम क्षमता 550 से बढ़ाकर 850 करने का एक प्रावधान था। अगला प्री सीमेंट उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित जनगणना बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट करंट पॉपुलेशन अर्थात उस समय 2011 की जनगणना के आधार पर कराने और महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता खोलने का प्रस्ताव था। अभी जनगणना दोस्तों चल रही है, हाल ही में इसीलिए चल रही है प्री सीमेंट को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, व्यवहारिक रूप से निर्वाचित लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 हो सकती थी, लेकिन 17 अप्रैल 2026 को संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में 298 के मुकाबले 230 मतों से आवश्यक विशेष बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। इससे जुड़ा प्री सीमेंट विधेयक भी निष्प्रभावी हो गया। विधेयक और मतदान की स्थिति विपक्ष की पहली आशंका उत्तर और दक्षिण भारत के राजनीतिक संतुलन को लेकर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके विपरीत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है, तो उनको नुकसान होने वाला, ऐसा सोच रहे हैं वो। यदि सीटें केवल जनसंख्या के अनुपात में बांटी गई तो अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों की लोकसभा में हिस्सेदारी बढ़ेगी और दक्षिण राज्यों के आनुपातिक राजनीतिक शक्ति घट सकती है। सीटों की वास्तविक संख्या बढ़ने पर भी कुल सदन में उनका प्रतिशत कम हो सकता है। विपक्ष का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व देना उनकी सफलता की सजा होगी। दूसरी आशंका यह थी कि लोकसभा बढ़े लेकिन राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 ही रहे। इससे संयुक्त बैठक में लोकसभा का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है और संघीय व्यवस्था में राज्यों की आवाज अपेक्षाकृत कमजोर होती है। PRS का विधायी विश्लेषण दोस्तों। तीसरी आपत्ति महिला आरक्षण को प्री सीमेंट के साथ जोड़ने पर थी दोस्तों। उनकी विपक्ष महिला आरक्षण समर्थन करता था, लेकिन उसका कहना था कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को इतने विवादित चुनावी पुनर्गठन पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। जनसंख्या आधारित प्री सीमेंट से हिंदी भाषी राज्यों की राजनीतिक शक्ति बढ़ सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भाजपा की मजबूत उपस्थिति है। इसलिए विपक्ष को आशंका है कि भाजपा को लोकसभा में दीर्घकालीन लाभ मिल सकता है, लेकिन लाभ निश्चित नहीं है दोस्तों। बिहार और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल तथा अन्य क्षेत्रीय दल भी अतिरिक्त सीटें जीत सकते हैं। सबसे बड़ा संभावित नुकसान तमिलनाडु की दरमुख, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रीय दलों तथा केरल की राजनीतिक शक्ति को हो सकता है। राष्ट्रीय सरकार बनाने में दोस्तों दक्षिण भारत की भूमिका तुलनात्मक रूप से घट सकती है। हरियाणा को लाभ हो सकता है। 2011 की जनसंख्या के अनुपात वाली एक गणना में उसकी 10 लोकसभा सीटें बढ़कर लगभग 17 हो सकती हैं, लेकिन अंतिम संख्या प्री सीमेंट आयोग ही निर्धारित करता है।
परिसीमन आयोग सामान्यतः इन मानदंडों पर विचार करता है, जिसमें नवीनतम आधिकारिक जनगणना और जनसंख्या समानता, भौगोलिक निरंतरता और क्षेत्र की सघनता, जिले, तहसील और प्रशासनिक सीमाएं, पर्वतीय दुर्गम तथा संचार संबंधी परिस्थितियां, SC/ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, राजनीतिक दलों और नागरिकों की आपत्तियां तथा सार्वजनिक सुनवाई। दोस्तों, आयोग में सामान्य सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। परिसीमन आवश्यक है क्योंकि आज कुछ सांसद अत्यधिक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन केवल जनसंख्या को आधार बनाना उत्तर और दक्षिण के बीच गंभीर राजनीतिक असंतुलन पैदा कर सकता है। समाधान ये हो सकता है कि सभी राज्यों की सीटें बढ़ाई जाएं, किसी राज्य की वर्तमान अनुपातिक हिस्सेदारी कम न की जाए और जनसंख्या नियंत्रण, क्षेत्रफल, आर्थिक योगदान तथा दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को भी उचित महत्व दिया जाए। इसलिए विपक्ष परिसीमन के सिद्धांत का नहीं बल्कि उसकी पद्धति, जल्दबाजी और संभावित राजनीतिक असमानता का विरोध कर रहा है। इतने बड़े सुधार के लिए केवल बहुमत नहीं दोस्तों, बल्कि राज्यों के बीच व्यापक राष्ट्रीय सहमति आवश्यक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही जय हिंद।